आज पुनः अपने इस नए चैनल के माध्यम से मैं आप सबों के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से जो वीकली टेस्ट आयोजित की जा रही है, जिसमें उत्पाद सिपाही के लिए और +2 फील्ड ऑब्जर्वर के फील्ड क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए और टेट एग्जामिनेशन के लिए से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन अभी प्रस्तावित हैं उनके लिए मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक संडे को ये आयोजित होता है। इसके फाउंडर हमारे सागर सर हैं और उनके द्वारा यह टेस्ट आयोजित की जाती है। प्रत्येक रविवार को यह 7 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में, उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। इस टेस्ट में खासियत यह है कि इसमें अपना स्वमूल्यांकन करने का अवसर मिल रहा है बच्चों को, अभ्यर्थियों को। इससे जो भी अभी स्टार्टिंग लर्नर हैं उनके लिए कुछ आज के जो टेस्ट में जो प्रश्न डाले गए थे उनके बारे में मैं कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा। आज जो प्रश्न थे वो बहुआयामी थे। आयामी का सीधा अर्थ है कि उसके एक नहीं अनेक अर्थ थे। आपको जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे कुछ विश्लेषण कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और संश्लेषित विश्लेषित क्वेश्चन में फ़र्क होता है। ऑब्जेक्टिव में उसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है और सीधा उसका आंसर होता है। लेकिन जो हमारी संस्था है उनके द्वारा जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप उस प्रश्न उसको ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वो ऑब्जेक्टिव के साथ अंतर्निहित उसमें सब्जेक्टिव का समावेश है। तो सब्जेक्टिव का समावेश जब बृहद पैमाने पर होता है तो किसी भी प्रश्न का लेवल दायरा बड़ा हो जाता है, जो आपको कठिन महसूस हो रहा होगा। तो कठिन बनाने का 2 पर्याय है। पहला ये पर्याय है कि हम सब जब किसी प्रश्न को उसके अंतर तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो उसमें उसके अंदर निचोड़ में जब जाते हैं तो पता चलता है कि उसके कई भाग हैं जो हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए कितने इम्पोर्टेंस होते हैं। तो वही सब पर चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ अभ्यर्थियों ने बताया था कि हमारे सिलेबस से बाहर के हैं। तो सिलेबस से बाहर नहीं है, इसको मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि सिलेबस आप अकॉर्डिंगली सिलेबस जो देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पता चलेगा कि हमें ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनता कहाँ से है, ऑब्जेक्टिव का क्या सेंस है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहने चाहिए और क्या हम पढ़ें कि ऑब्जेक्टिव हमारा एक भी ना छूटे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मेन मकसद होता है कि नॉलेज का ज्ञान, जानकारी होना, उस क्षेत्र में जानकार होना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह का बनता है। लेकिन जब विश्लेषण और संश्लेषण उसमें जुड़ जाता है तो वो सब्जेक्टिव का समावेशन हो जाता है। तो आज के पैटर्न में बहुत सारे जो प्रश्न आ रहे हैं, आप देखेंगे कि उस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव ना करके वो सब्जेक्टिव के दायरे से लिया जा रहा है। प्रश्न को टफनेस बनाने के लिए, प्रश्न की प्रवृत्ति को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है, वो दिखता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन प्रश्न की प्रवृत्ति जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो इसीलिए जब आप तक सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ेंगे, किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, तब तक आपका ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट पूरा नहीं होता है। जब सब्जेक्टिव पूरा पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्रिएट होगा और ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना पाएंगे। जिस प्रकार मैथ का फॉर्मूला आपको पूरा विधिवत पता होता है, उसे बनाने की विधि पता होती है, तो ज्यों ही आपको प्रश्न डाला जाता है आप उसका यूं ही आंसर निकाल देते हैं, यूं ही आंसर दे देते हैं। तो यही चीज़ है, आप जब तक सब्जेक्टिव उसको संश्लेषित, विश्लेषित और संस्मरण के आधार पर संस्मरणात्मक होना चाहिए। आप जब तक उसको विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, विश्लेषित नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो उसी का प्रयास किया जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो आज जो टेस्ट लिया गया था उसमें से कुछ जीएस के प्रश्न है। मैं सभी 50 प्रश्नों पर डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह जो वीडियो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो 2 पार्ट 3 पार्ट में बनेगा तो 50 का प्रश्न बन सकता है। तो उतने लोगों के पास समय भी नहीं होता है। लेकिन मैं कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ, चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखें, जो पहला हमारा प्रश्न था भारतीय इतिहास में 1912 के ऐतिहासिक महत्व क्या क्या थे या क्या था। देखिए प्रश्न की प्रवृत्ति ऑब्जेक्टिव, आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, लेकिन प्रश्न का उद्देश्य जो है वो क्या है। कहता है कि ऐतिहासिक महत्व क्या थे। ये तो भाई ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है।
प्रश्न बनाया गया है, लेकिन इसको इसलिए इस तरह से बनाया गया है कि इसका व्यू सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्ट को आपको कोरिलेट करना है, इस सब्जेक्ट में आपको वहां तक पहुंचना है। केवल ये नहीं जान लेना है कि 1912 की घटना केवल और केवल है राजधानी स्थानांतरण, तो ये सीमित हो गया। आप केवल एक क्षेत्र को जान पाए, केवल क्षेत्र को नहीं जान पाए, केवल आपको यही मेमोराइज रटना पड़ेगा सीबीएसई बोर्ड की तरह कि आपको 1912 की घटना क्या है, तो राजधानी परिवर्तन, बस ये जानना। तो ये केवल एक आयाम है। लेकिन हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव नहीं जानना है। प्रयास ये है कि अब हमें 1912 जब प्रसंग आया तो 1912 क्यों आया भाई, 1912 में क्या ऐसे महत्वपूर्ण घटना घटी, 1912 का क्या इंपॉर्टेंस है जो कि बार बार प्रश्न इससे बन रहे हैं। हम तो केवल यही जान रहे हैं कि सत्ता का राजधानी का परिवर्तन हुआ था भाई, हमारा दिल्ली को नई राजधानी बनाई गई थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल यहाँ चल रहा था। तो कलकत्ता हमारी पुरानी राजधानी थी और नई राजधानी हमारी दिल्ली बनाई गई, जो 1912 की घटना है। ये सिंपल सी बात है। लेकिन 1912 की घटना में और क्या क्या निहित है भाई, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। जब 1912 का जिक्र होता है तो 1912 में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या हुआ। 1912 में हुआ क्या, जब यहाँ राजधानी परिवर्तन हुआ तो यहाँ बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया गया। उस सभा के मुख्य अतिथि विक्टोरिया महारानी थी हमारी, जो जिनके आगमन पर जो है लॉर्ड हार्डिंग ने यह दरबार का आयोजन किया था। तो उन्हीं के शासनकाल में जब ये सभा का आयोजन किया गया, तो इसी सभा में 1912 की सभा में ही जब हमारे जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला गया, पहला भारतीय होने का गौरव था, नोबेल पुरस्कार इनको मिला, वो भी गीतांजलि के लिए। तो ये पहले प्रथम भारतीय कवि थे जिनको राइटर थे जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये सब इंपॉर्टेंस। और उस 1912 की घटना में क्या घटी, 1912 की घटना में घटी कि गीतांजलि के जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने उसकी एक पंक्ति है, कविता है, जो 52 सेकंड में पूर्ण करना है, जिसको हम लोग राष्ट्रगान के तौर पर जानते हैं, पहली बार उस सभा में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका सेंस अलग अलग लोग अलग अलग लगाते हैं, उससे हम लोग को नहीं जानना। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंस है उसमें कि रविन्द्रनाथ ने पहली बार जन गण मन को गाया उस सभा में, उस दरबार में। तो उसी को हम लोग आज राष्ट्रगान के रूप में लेते हैं। हमारे स्कूल कॉलेजेस और 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग बहुत श्रद्धापूर्वक उसको गाते हैं और हमारा राष्ट्र का गान है वो। तो ये सब इम्पोर्टेंस है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है उस क्षेत्र में। इस सब को इसलिए रखा जाता है कि बार बार इन क्षेत्रों से प्रश्न आते हैं, इसलिए बार बार प्रश्न जब आएंगे तो इस क्षेत्र को बारीकी से पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके जहन में इसलिए डाला जा रहा है कि ये प्रश्न अगर यदि आपसे नहीं बनता है तो आप किताब उलट कर देखेंगे भाई 1912 की घटना क्या थी। ये विश्लेषित प्रश्न है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया प्रश्न है। ये इजी टू मॉडरेट जिसको बोलते हैं, मॉडरेट टू हार्ड। तो इसको प्रयास किया जाता है कि मॉडरेट टू हार्ड करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपको अगर मॉडरेट पता हो, हार्ड प्रश्न पता हो, तो इजी तो ऑटोमेटिक बनेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए उस क्षेत्र में आपको बारीकी से जानने का प्रयास करवाया जा रहा है। यह और दूसरा प्रश्न था हमारा, था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सार्वभौमिक सत्य मतलब क्या था उसमें, उसमें वस्तु स्थिति क्या थी, 1919 की घटना क्या थी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम आधुनिक भारत पढ़ने जाएंगे, आधुनिक भारत के ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं कि 1909 मार्लो मिंटो सुधार क्या था, मार्लो मिंटो क्यों इतने ये थे, जो हमारे उस समय के जो सचिव बन के आए थे, तो उन्होंने क्या प्रयास किया भाई, क्या सुधार किया हमारे क्षेत्र में। तो मार्लो मिंटो ने भी हमारा पहला प्रयास किया हमारे क्षेत्र में, हम भारतीयों के लिए कुछ सिस्टम बनाया, कुछ नियम बनाया कि भाई इन लोग को भी कुछ इनके लिए भी कुछ किया जाए, है ना। सांप्रदायिकता का पहला बीजारोपण इन्होंने किया 1909 में ही। सबसे पहले सांप्रदायिकता का बीजारोपण करने का श्रेय भी मार्लो मिंटो को जाता है। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का क्या बोलते हैं, एक प्रकार का दुष्प्रभाव जो है हम हमारे क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। ये सब इसके पीछे की मानसिकता क्या थी, ये जब विश्लेषित करके आप पढ़ेंगे तो जानेंगे।
पता चलेगा आपको कि भाई हाँ मार्लो मिंटो का क्या उद्देश्य रहा होगा उस समय, जब आप उस बारीकी को पढ़े होंगे, क्यों इस तरह से जो है सांप्रदायिक क्षेत्र के विकास का वो बात कर रहे थे, सांप्रदायिक क्षेत्र का क्षेत्र के आधार पर जो है क्षेत्र का बंटवारा कर रहे थे। ये भाई क्यों लाया गया था, ये सब था कि जब तक हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक अलग अलग क्षेत्रों में उसको बांटेंगे नहीं, तब तक हम इस पर राज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उनका मेन मकसद था। यहाँ उसको ब्रिटिश रूल को कायम रखना था, नियम को आगे बढ़ाना था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। ये सब के कारण वो सब ऐसे नियम लाते थे ताकि भारतीयों को कुछ फायदा हो और ज़्यादा फायदा अपने आप को उनको हो। तो ये था उनका सिस्टम। तो सब में उनका स्वार्थ निहित होता था और कुछ लाभ भारतीयों को ही मिल पाता था उसमें। तो चूंकि वो यहाँ शासन चलाते थे, तो निश्चित है कि प्रजा को तो कुछ न कुछ लाभ मिलना ही होता है, और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक फिर वो शासन का वो भाग आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये सब प्रश्न थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ कब आई, है ना? ये तो सब लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी भाई, है ना? यहाँ लोग अंग्रेज जो है अपनी कंपनी का स्थापना कर गए और साथ साथ में व्यापार करने आए। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापारी कंपनी थी, वो कंपनी थी जिसके माध्यम से यहाँ व्यापार किया जाता था, मसाला का आयात निर्यात किया जाता था। तो ये लेकिन वो धीरे धीरे क्या यहाँ देखा कि भाई यहाँ हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ के यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उसको एक्यूपाइड करने लगे और धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार कर दिया। तो उनका मेन मकसद था। अब 1600 ईस्वी में जब औद्योगिक क्रांति आई तो ये इंग्लैंड के क्षेत्रों में ही आई थी, और उनका मेन मकसद था साम्राज्य का विस्तार करना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना अन्य राज्यों में, अन्य देशों में। तो इनका मेन मकसद था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आकर के साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दी। और यहाँ के जितने भी तरह के लूप होल्स थे, जितने भी तरह की कमजोरियाँ थी, उस पर वार करता चला गया और वो 300-350 साल तक हमारे यहाँ शासन आसानी से करता रहा। तो ये सब बारीकी से जानने की बात है और वो समझने की बात है। यहाँ देखिए फिर प्रश्न लिया गया कि भारत किन वायसरायों में से इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोविजन जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या था? तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न आते हैं। और ये सब कुछ सुधार जो है इनके द्वारा, जो हमारे ब्रिटिश जो थे गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश वायसराय थे, उन्होंने कुछ सुधार भी किया हमारे क्षेत्र में, जैसे सती प्रथा का अंत किया। तो ये सब सुधारवादी प्रयास भी था। उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ ऐसे नियम भी हैं जो कि विधवा विवाह का पर बल दिया, कानून लाया। ये सब हमारे क्षेत्रों के लिए वो अच्छा कार्य किए। तो कुछ अच्छे कार्य भी उन्होंने किया है। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। जब तक हम लोग बारीकी से इसको विश्लेषित करके नहीं पढ़ेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा, हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं। फिर देखिए तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, सारा प्रश्न जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है मुझे जहाँ तक लग रहा है। और जो कि सिलेबस में, जैसे कि मैट्रिक लेवल का सिलेबस होगा या इंटर लेवल का सिलेबस होगा, तो वहाँ वन वे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। ये नो डाउट इसमें होता ही है। लेकिन 80% आपको वन वे क्वेश्चन, 60 से 80% तक ही वन वे मिलेगा। लेकिन 20% जो रिजल्ट देगा आपको, वो 20% वन वे प्रश्न नहीं होगा, वो विश्लेषित प्रश्न होगा जिसको आपको जानने की आवश्यकता होगी और वही आपका रिजल्ट देगा। तो ध्यान ये देना है कि हम वन वे क्वेश्चन को तो आसानी से बारीकी से कर ही लेंगे, वन वे पर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके हाथ से। लेकिन विश्लेषित प्रश्न जो थोड़ा सा टफ होंगे, उस प्रश्नों को जानने की आवश्यकता है। ये प्रश्न इसलिए डाले जा रहे हैं कि ताकि आपका बुक ओपन हो पाए, खुले, और उस क्षेत्र को जाने आप, उससे बन रहे ऑब्जेक्टिव को आप जान पाएंगे। उसमें जो इंटरेस्टेड चीज़ है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम नोट डाउन कर पाए। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब महत्ता है इसकी। देखिए और भी आया था, कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा, देखिए ये सीमा को निर्धारण करता है। तो ये हम सब लोग जानते हैं, मैप खोलकर देखते हैं, लेकिन कभी विश्लेषित नहीं करते हैं कि भाई वास्तव में ये झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है, लोनार झील कहाँ है। और तो क्या होगा, जब हमसे प्रश्न नहीं बनेंगे या हमसे नहीं बन पाएंगे, तो हम कॉपी और अपने प्रश्न को जहाँ से लिया गया है या गूगल सर्च करके देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा विस्तार बढ़ेगा। दूसरा और भी प्रश्न आए थे। देखिए ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, है ना? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो ग्रह में कौन कौन से आता है ये पता है। तो यहाँ एक ऑप्शन था सूर्य, तो सूर्य जो है वो हम लोग स्पष्ट जान रहे हैं कि सूर्य ग्रह नहीं होता है ना। हम लोग उसकी पूजा करते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन ये ग्रह नहीं है, एक तारा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे आपको, एकदम देखने की बात है, लेकिन इसको बारीकी से समझने की बात है। अब सूर्य की बात है, क्या सूर्य, जैसे ही हम सूर्य के बारे में जानेंगे तो सूर्य भाई किस तारा है, तो वो क्या है, आग का गोला है, उसमें क्यों आग है भाई, इतना क्यों रोशनी प्राप्त होता है, इसमें क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का संगठन है, हीलियम और हाइड्रोजन का संगठन है, आखिर उसमें क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है कि वो हमारा निरंतर हमको ऊर्जा देते रहता है, लाइट देते रहता है। उसमें संलयन अभिक्रिया होती है जो निरंतर जारी होता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हम जिस पृथ्वी पर हम लोग सन को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये सब देखिए, एक चीज़ से अनेक चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, को रिलेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उसको जोड़ेंगे। तो इसी का प्रयास किया जा रहा है। आप ये नहीं देखिए कि आपको हार्ड लग रहा है, हार्ड से आपको बहुत आसान, आगे भविष्य में आसान होने का संदेश मिलता है इस प्रश्न से, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए उसमें है कौन सुमेलित नहीं है, इससे पहले ही आपको आंध्र प्रदेश का झील दिया गया है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के साथ कौन कौन सटा हुआ है, उसके बाद आपको सुमेलित करना है, जिसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो हुसैन सागर झील जो है, हुसैन सागर झील कहाँ है भाई, अगर हम इसको पता नहीं है तो हम इसको सुमेलित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हुसैन सागर झील हमारा जो है आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में है, इसको हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है। और भी बहुत सारे झील दिया है, लॉकटक झील कहाँ है ना, और उलर झील कहाँ है, डल झील कहाँ है। तो ये प्राकृतिक जो हमारे क्षेत्र में है उसके बारे में विशेष जानकारी हमको रखनी है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एग्जामिनेशन है तो ये सबको हमको पता होना चाहिए। झारखंड से विशेष प्रश्न होते हैं, उसमें भी हमारे पास जो नदी नाला ये सब उसके बारे में जानना है, कौन सा परियोजना चल रही है, कौन सी हमारे क्षेत्र में जो है नदी के लिए क्या किया जा रहा है, कौन सी नदी कहाँ जा करके मिल जाती है, कितनी लंबाई है, ये सब सबको हम लोग को पता होना चाहिए। ये सब प्रश्न आते ही आते हैं, 100% आते हैं। उसके बाद देखिए साइंस से भी प्रश्न अच्छे थे, स्रव ध्वनि, अपस्रव ध्वनि, प्रास्रव ध्वनि क्या है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में आपको जानना है। अब चमगादड़ क्या उत्पन्न करता है ना, कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रास्रव करता है, अपस्रव करता है, सर्वे करता है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। चमगादड़ रात्रि में ही क्यों उड़ता है, उसे पता ही नहीं, उसकी आंख नहीं है, फिर भी वो क्यों, कैसे एक दूसरे से नहीं टकराता है और वो अपने निर्धारित जगह पर पहुंच जाता है। तो ये सब जानने के, उसमें संश्लेषित और खोजने की आवश्यकता है। तो इस तरह के प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और चूंकि 50 प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और सभी का हम लोग वर्णन करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, जिसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना करके हम नेक्स्ट पार्ट में और भी जो भी प्रश्न हैं, पॉलिटी के जो प्रश्न हैं, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा थोड़ा सा दूसरे पार्ट में। अभी पहला हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, जिससे संबंधित कुछ डाउट थे, जो आपको लाभ नज़र नहीं आ रहा था, उसके लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें।